नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत डेली की तरह दो शब्द ऊर्जावान शब्द से करते हैं, जिससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और आप अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। तो आइए हम लोग यहाँ देखें, 4 लाइन बड़ी सुंदर सी दी गई है। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। मतलब जीवन में समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उससे निजात पाना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। इसी थीम को आगे लेकर जाना है और यकीन करिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आप सफल होके ही रहेंगे। इसी क्रम में आपसे गुजारिश रहेगी कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। यह सेशन आपके लिए और आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के सेशन में हम लोग परीक्षा से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को सीखने वाले हैं। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला ही प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में चर्चा में रहा नील कुरुंजी को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया? देखिए, विकल्प दिया गया, पहला अनुसूची 1, दूसरा दिया गया अनुसूची 2, तीसरा दिया गया अनुसूची 3 और चौथा दिया गया अनुसूची 4। यहां जो सही विकल्प होगा यह विकल्प नंबर सी सही होगा, अनुसूची 3। अगर हम बात करें यहां वन्य जीव की, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की, तो यह कब पारित किया जाता है? तो 1972 में पारित किया जाता है। इसकी कौन सी अनुसूची में शामिल किया गया है? तो आप ध्यान रखेंगे, इसकी अनुसूची संख्या 3 में शामिल किया गया है। किसे? नील कुरंजी को। किसे? नील कुरंजी को। और यह पर कहां पर भारत में पाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाया जाता है। जैसा कि यहां पिक्चर में भी दिखाया गया है। इसका पुष्प कैसा होता है? तो नीले या बैंगनी रंग का होता है, आपको ध्यान रखना है। इसी कारण ये नीलगिरी की पहाड़ी, जब ये पुष्प खिलता है तो सारी पहाड़ी नीली हो जाती है और इसकी सुंदरता जो है अत्यधिक फैलती है। इसी कारण इसे नील कुरंजी या नीलगिरी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो दोद्दा बेटा जो है ये यहां की सर्वोच्च चोटी का नाम है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए पश्चिमी भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो आप याद रखेंगे अनाई मुडी जो है ये सर्वोच्च चोटी है। और ये किसकी है? तो अन्नामलाई पर्वत जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है अनाई मुडी। और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरी चोटी कौन होगी? तो इसी क्रम में नीलगिरी की दोदा बेटा जो चोटी है यह दूसरी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जाना जाता है। इसी क्रम में पर्यावरण के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आप याद रखेंगे 1980 ईस्वी में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। अगर हम शुरू से देखें इसमें, तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि नील कुरंजी जो है यह पुष्प है और यह कहां पाया जाता है? नीलगिरी के पहाड़ियों पर। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है, जो कि 1972 में लागू किया जाता है, इसकी अनुसूची 3 में शामिल किया गया है। बात करें नीलगिरी चोटी की, तो यहां की सर्वोच्च चोटी का नाम दोदा बेटा है। इसी क्रम में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो अन्नामलाई पहाड़ी है, इसकी सर्वोच्च चोटी अनाई मुडी है। इसी क्रम में हमने 2 और महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित होता है? 1980 ईस्वी में। इसी क्रम में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित होता है? 1986 ईस्वी में। एक प्रश्न और ध्यान रखें, पर्यावरण का मैग्ना
मैग्ना कार्टा किस समझौता को कहा जाता है या किस सम्मेलन को कहा जाता है? तो स्टॉकहोम समझौता, स्टॉकहोम सम्मेलन ये कब स्थापित किया जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे 5 जून 1972 को। इसी के आधार पर प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2022 की थीम क्या है? तो ओनली ऑन अर्थ जो है इसकी थीम है, यह भी आपको ध्यान रखना है। यहां से एक प्रश्न और याद रखेंगे कि ये नील कुरुंजी का जो पुष्प है कितने वर्षों में एक बार खिलता है? तो 12 वर्षों में एक बार खिलने वाला पुष्प है और इसके संरक्षण के लिए कुछ कड़े नियम बनाए गए हैं। अगर इसके किसी पौधे या पुष्प के नुकसान अगर कोई करता है तो 3 साल की सजा, 3 साल की सजा, साथ ही साथ 25,000 रुपया, 25,000 रुपए जुर्माने की घोषणा की गई है। यह भी आपको ध्यान रखना है। आइए हम लोग रिवीजन को पुनः देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? तो चेन्नई में। और चेन्नई राजधानी कहां की है? तो चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, ध्यान रखना है। हाल ही में चर्चा में रहा ई कुंभ का संबंध किससे है? इंजीनियरिंग की शिक्षा को किसके रूप में डिजिटल करना और किस भाषा में? तो हिंदी भाषा में करना, या हिंदी भाषा में इंजीनियरिंग की शिक्षा को शामिल करना, या किससे संबंधित है? ई कुंभ से संबंधित है। आइए इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण जारी प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में रिपोर्ट के आधार पर देश डॉपलर वेदर राडार नेटवर्क के दायरे में किस वर्ष तक आ जाएगा? यहां देखिए, यहां पूछा जा रहा है डॉपलर वेदर राडार रिपोर्ट के नेटवर्क में कब तक भारत आ जाएगा? तो देखिए विकल्प दिया गया है 2025, दूसरा दिया गया 2027, तीसरा 2030, चौथा 2026। यहां जो सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा 2025। 2025 तक भारत जो है ये डॉपलर वेदर राडार नेटवर्क के किस में आ जाएगा? दायरे में आ जाएगा। अगर हम बात करें ये घोषणा कब की गई है, तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान की कौन सी स्थापना दिवस पर? 148वीं स्थापना दिवस पर यह घोषणा किया गया है। और इसके लिए भारत के भिन्न भिन्न शहरों में क्या किए जाएंगे? ये वेधशालाएं स्थापित की जाएंगी। कहां कहां? तो आप ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश में, साथ ही साथ उत्तराखंड में और लद्दाख राज्य में, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर राज्य में। और ये कब तक किया जाएगा? तो ये पूर्ण रूप से 2025 तक डॉपलर राडार नेटवर्क के दायरे में भारत आ जाएगा। इससे क्या होगा? इससे मौसम का सही अनुमान लगाया जा सकता है या बताया जा सकता है। इसका लक्ष्य रखा गया है। ये किस मंत्रालय की पहल है? तो पृथ्वी और विज्ञान या प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल है। और इसके केंद्रीय मंत्री कौन है? तो जितेंद्र सिंह जी द्वारा यह घोषणा किया गया है। इसी क्रम में भारतीय मौसम अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब होती है? 1875 ईस्वी में होता है। और इसका मुख्यालय कहां है? तो नई दिल्ली। कहां स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। यह भी आपको ध्यान रखना है। टीबी उन्मूलन का लक्ष्य भारत के द्वारा कब तक का रखा गया है? तो 2025 का। साथ ही साथ 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था भारत को बनाए जाने की कब तक लक्ष्य रखा गया है? 2025 का। साथ ही साथ अगर हम बात करें 2030 का मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक का? 2030 का रखा गया है। और इसी क्रम में आपको याद रखना है शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भारत के द्वारा कब तक का रखा गया है? तो 2070 का रखा गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें हर घर जल का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो 2024 का रखा गया है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण हम लोग देख लेंगे प्रश्न। हाल ही में लॉन्च किया गया फिट इंडिया स्कूल वीक पहल का शुभंकर क्या है? तो यहां सही है तूफान और तूफानी। कहां से प्रारंभ किया गया था?
तो आपको ध्यान रखना है गुजरात। गुजरात राज्य से फिट इंडिया स्कूल वीक का प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। इसी का शुभंकर क्या है? तूफान और तूफानी। हाल ही में चर्चा में रहा कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां होगा? तो वेस्ट मिडलैंड में किया गया था। यह भी ध्यान रखना है, आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों में है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। हाल ही में 18 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो देखिए पहला दिया गया लखनऊ, दूसरा दिया गया बस्ती, तीसरा दिया गया गोरखपुर और चौथा दिया गया फैजाबाद। यहां जो सही विकल्प होगा यह विकल्प नंबर कौन सा? विकल्प नंबर बी सही होगा। और ये बस्ती में, ये उत्तर प्रदेश का जिला है। यहां पर सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया और यह दूसरा संस्करण, द्वितीय संस्करण का आयोजन किया गया और इसमें वर्चुअली माध्यम से इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। इसी क्रम में अगर हम बात करें यहां से कुछ महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारियों के परिप्रेक्ष्य में, तो आपको ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए हाल ही में 33वां हाथी रिजर्व की स्थापना कहां की गई है? तो आप ध्यान रखें उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व के रूप में। साथ ही साथ अगर हम बात करें 53वां टाइगर रिजर्व के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व को। यह कहां संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। साथ ही साथ आपको याद रखना है नाइट सफारी पार्क किस देश की तर्ज पर? तो सिंगापुर के तर्ज पर। कहां बनाए जाने की घोषणा की गई है? लखनऊ में। कहां? लखनऊ में। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस विनिर्माण इकाई कहां स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? यह भी लखनऊ में। साथ ही साथ आपको याद रखना है यहीं से पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना कहां किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये लखनऊ में। कहां? लखनऊ में। इसी क्रम में आपको याद रखना है गोरखपुर में हाल ही में यहां पर एक नवीनतम चिड़ियाघर का उद्घाटन किया गया है। शहीद अशफाकुल्ला खां के नाम से हाल ही में कहां चिड़ियाघर की स्थापना की गई? गोरखपुर में। और गोरखपुर से आपको याद रखना है चौरी चौरा कांड आपको याद रखना है। यह कब हुआ था? तो आप याद रखेंगे 1922 ईस्वी में हुआ था। यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में अगर बात करें फैजाबाद का, तो फैजाबाद का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है? तो अयोध्या कैंट के रूप में किया गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में खेल परिदृश्य में अगर उत्तर प्रदेश से बात करें तो यहां पर आपको याद रखना है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण कहां आयोजन किया जाएगा? तो यह उत्तर प्रदेश में किया जाना है। इसी क्रम में 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां किया गया था? तो याद रखेंगे गुजरात राज्य में। और पहले स्थान पे कौन था? सर्विसेज था और इसका शुभंकर क्या था? सावज था। इसी क्रम में आप नहीं भूलेंगे अगर 37वां पूछा जाए कहां होगा? तो गोवा में होगा। अगर पूछा जाए खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण कहां आयोजन किया जाएगा? तो यह मध्य प्रदेश में आयोजन किया जाएगा। चौथा कहां किया गया था? तो हरियाणा के पंचकुला में किया गया था। यह भी आपको याद रखना है। आइए रिवीजन की सीरीज को पुनः देख लें। हाल ही में किस राज्य में आमूर फाल्कन फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो मणिपुर में। और मणिपुर की राजधानी क्या है? तो आप याद रखेंगे इम्फाल यहां की राजधानी है। और बीरेन सिंह जो है यहां के मुख्यमंत्री हैं और ला गणेशन यहां के राज्यपाल है। आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को बाल दिवस के साथ साथ विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय मधुमेह जो रोग है इसके लिए वैश्विक एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को नियुक्त किया गया है। यह भी ध्यान रखेंगे। आइए इसी क्रम में अगली जानकारी को देखें। हाल ही में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भू स्थानिक हैकाथॉन को किसके
द्वारा प्रारंभ किया गया? देखिए पहला दिया गया पीयूष गोयल, दूसरा नितिन गडकरी, तीसरा डॉक्टर जितेंद्र सिंह, चौथा स्मृति ईरानी। यहां जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी सही होगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगर हम बात करें यहां भू स्थानिक हैकाथॉन का मतलब क्या होता है, तो आप ध्यान रखें नवाचार, नवाचार को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसीलिए प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगर हम बात करें स्टार्ट अप की, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है हाल ही में स्टार्टअप सप्ताह मनाया गया है। कब? 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक स्टार्टअप सप्ताह मनाया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। और इसके केंद्रीय मंत्री कौन है? तो आप ध्यान रखें पीयूष गोयल जी हैं। इसी क्रम में अगर हम बात करें स्टार्टअप ये दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 जनवरी को, और 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम प्रारंभ किया जाता है। इसी क्रम में अगर हम बात करें, अभी हम लोगों ने देखा कि पीयूष गोयल जी किस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं? वाणिज्य और उद्योग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो आप याद रखेंगे पीयूष गोयल जी हैं। और इन्हीं की अध्यक्षता में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का भी आयोजन किया गया था, यह भी ध्यान रखना है। अगर बात करें नितिन गडकरी जी की, तो आपको ध्यान रखना है ये राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्रीय मंत्री कौन है? तो ये नितिन गडकरी जी हैं। साथ ही साथ अगर स्मृति ईरानी जी के बारे में बात करें, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की केंद्रीय मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी है। इनकी एक बुक है लाल सलाम, याद रखना है। और इन्हीं के पास अल्पसंख्यक मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग को नहीं भूलना है। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में, तो आप ध्यान रखेंगे इसकी वर्तमान में अध्यक्षा कौन है? रेखा शर्मा है। और इसकी पहली अध्यक्षा कौन थी? तो जयंती पटनायक थी, और हाल ही में इनका निधन हो गया है। इसी कारण इस प्रश्न को जरूर याद रखना है। आइए हम लोग रिवीजन को पुनः देख लें। हाल ही में पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 2022 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो यह तीसरा था, आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से दिए जाने की घोषणा किया गया है, तो शरद कमल जी को दिया गया है। और इनका खेल क्या है? तो टेबल टेनिस से संबंधित है। और आप ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछा जाए एथलीट आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह भी शरद कमल होंगे। इसी क्रम में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ में सदस्य के रूप में किस पहले भारतीय की नियुक्ति की गई है? तो आप ध्यान रखेंगे शरद कमल। अगर पूछ लिया जाए कॉमनवेल्थ गेम में सर्वाधिक पदक विजेता के रूप में खिलाड़ी कौन रहे? तो 3 स्वर्ण पदक विजेता के रूप में कौन रहे? शरद कमल रहे, यह भी ध्यान रखना है। आइए हम लोग अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे। यह कला संस्कृति की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में जल्लीकट्टू 2023, जिसे मट्टू पोंगल के नाम से भी जाना जाता है, कहां प्रारंभ किया गया? देखिए पहला दिया गया कर्नाटक, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा गोवा, चौथा केरल। यह जो सही विकल्प हमारा होगा, यह तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। और यह किस त्योहार के अवसर पर मनाया जाता है? तो हम लोगों के यहां जो मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में तमिलनाडु राज्य में कौन सा जल्लीकट्टू फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसे मट्टू पोंगल के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें इस खेल में क्या होता है, तो यहां एक सांड होता है और इसी के कुबड़ को पकड़कर इसको नियंत्रित करने का यह खेल है। इसमें जानें भी चली जाती हैं। पहले भी तमिलनाडु की सरकार के द्वारा इसको रोक भी लगाया गया था, लेकिन तमाम सारे आंदोलनों और विरोध प्रदर्शन के बाद इसे पुनः क्या किया गया है? प्रारंभ किया गया है। आइए इसी क्रम में अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। क्या है? चेन्नई है। साथ ही साथ यहां के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन है। और राज्यपाल कौन है? तो आर एन
RN रवि जो हैं यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी है, 75 है। सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो तमिलनाडु राज्य में है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है शास्त्रीय भाषा भारत में कितनी है, तो आप ध्यान रखेंगे 6 भाषाएं हैं। और सबसे पहली शास्त्रीय भाषा के रूप में कौन सी भाषा चुनी गई थी, तमिल भाषा। और कब, तो 2004 में। इसी क्रम में 2014 में क्षत्रिय भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में चिन्हित किया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में एक आपका ध्यान रखना है कंपाला उत्सव का आयोजन कहां किया जाता है, तो ये कर्नाटक में। लेकिन यहां अंतर कंपाला और आपको ध्यान रखना जल्लीकट्टू में, दोनों में बेसिक अंतर क्या है। कंपाला में भैंस होती है और इसमें कीचड़ में ये दौड़ लगाती है, इसको नियंत्रण करने की बात होती है। और जल्लीकट्टू की बात करें तो यहां सांड या बैल होता है और इसके कुबड़ को पकड़कर नियंत्रित करने का या काफी लंबे समय तक उसको नियंत्रित करने की कोशिश जो करता है वही विजेता होता है। ये दोनों में बेसिक अंतर होता है। अगर हम बात करें केरल की तो आपको ध्यान रखना है ओणम फेस्टिवल कहां से संबंधित है, तो केरल से। और गोवा की बात करें तो यहां सिगमो महोत्सव का आयोजन किया जाता है। किसके द्वारा, तो सिगमो नामक जनजाति पाई जाती है, इसके द्वारा। साथ ही साथ गोवा में लूसोफोन महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है और यह बेसिकली पुर्तगालियों का उपनिवेश रहे राज्यों में किया जाने वाला उत्सव है, इसी कारण इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें केरल में तो यहाँ का अगर नृत्य की बात करें तो कथकली जो है यहाँ का नृत्य है। साथ ही साथ मोहनी अट्टम जो है यहाँ के नृत्य के रूप में जाना जाता है। इसी क्रम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कथक नृत्य कहां का है, तो ये उत्तर भारत बेसिकली उत्तर प्रदेश का जो है ये नृत्य क्या है, कथक है, यह भी ध्यान रखना है। आइए हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और रिवीजन को पुनः देख लें। वाराणसी और किस राज्य के बीच में दुनिया की सबसे लंबी क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है, तो ये डिब्रूगढ़ जो कि असम राज्य से संबंधित है। इसको हाल ही में 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसका नाम क्या है, MV विलास सेवा है। और ये कितनी दूरी तय करेगा, तो ये 3200 किलोमीटर दूरी तय करेगा और असम के डिब्रूगढ़ तक ये जाने वाला है। और कितने दिनों की यात्रा, 51 दिनों की यात्रा इसके द्वारा की जानी है। आइए इसी क्रम में अगला देखें। हाल ही में किस सरकार के द्वारा कावेरी दक्षिण वन जीव अभयारण्य को राज्य का 17वां वन जीव अभयारण्य घोषित किया गया है, तो तमिलनाडु राज्य के द्वारा घोषित किया गया है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में अगली जानकारी देखें। हाल ही में जारी रिपोर्ट के आधार पर किस देश की आबादी में वर्ष 1961 के बाद पहली बार गिरावट देखी गई है। यहां बात हो रही जनसंख्या की, और जनसंख्या सभी देशों की एक समस्या बनी हुई है। इसी क्रम में एक खुशी की बात यह है कि ये जो आपके विकल्प दिए गए हैं इसमें से एक देश ऐसा है जहां पर जनसंख्या में गिरावट देखी गई है। अगर हम बात करें विकल्प की, पहला चीन है, दूसरा भारत है, तीसरा अमेरिका है, चौथा कनाडा है। यहां अगर बात करें सही विकल्प की तो चीन में 1961 के बाद पहली बार गिरावट देखी गई है जनसंख्या में। अगर हम बात करें चीन की राजधानी क्या है, तो बीजिंग जो है यहां की राजधानी है। और यहां के प्रमुख कौन है, तो शी जिनपिंग जो है यहां के प्रमुख के रूप में है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है, अगर बात की जाए यहां जनसंख्या की तो यहां पर जन्म दर की बात करें तो 6.77 जो है ये जन्म दर है 1000 व्यक्तियों में। और साथ ही साथ अगर मृत्यु दर की बात की जाए तो इसका जो प्रतिशत है 7.33 1000 व्यक्तियों में, ये यहां का क्या है, मृत्यु दर। और इसका कारण भी ठोस दिया गया है। एक चाइल्ड पॉलिसी जो है किस देश की है, तो एक बच्चे की पॉलिसी का जो रूल है ये लंबे समय से कहां पर लागू किया गया था, तो आप ध्यान रखें ये चीन देश
देश में लागू था। साथ ही साथ कोविड महामारी में भी यहां पर मृत्यु की संख्या में या मृत्यु की प्रतिशतता में वृद्धि हुई है और यहां जनसंख्या दर जो है यह काफी कम है, मृत्यु दर अधिक है। इसी कारण यहां 1961 के बाद पहली बार क्या देखा गया है, गिरावट देखा गया है। इसी क्रम में भारत से आपको एक प्रश्न याद रखना है कि भारत के किस राज्य में ऋणात्मक वृद्धि दर देखा गया है, तो नागालैंड जो है यहां पर ऋणात्मक वृद्धि दर देखा गया है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में अगर पूछा जाए विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है, तो आप ध्यान रखेंगे चीन है और यहां की आबादी कितना है, 1.41 अरब 41 अरब की जो है यहां की जनसंख्या है, यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में तो यह एशिया, चीन जो है एशिया महाद्वीप का है और विश्व की सबसे ज्यादा आबादी कहां है, तो एशिया महाद्वीप के दो देशों में है। कौन, पहले स्थान पे चीन है और दूसरे स्थान पे भारत है। कितनी प्रतिशत आबादी भारत में निवास करती है, तो 17.5% आबादी जो है यह भारत में निवास करती है। इसी क्रम में अगर क्षेत्रफल की बात करें कितना है, तो आप ध्यान रखेंगे 2.4% भूभाग जो है क्षेत्रफल के रूप में भारत के पास है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत विश्व में 7वें स्थान पर है और जनसंख्या की दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत दूसरे स्थान पर है विश्व में। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है 15 नवंबर सन 2022 को विश्व की जनसंख्या टोटल कितनी हो गई है, 8 अरब। कितनी हो गई है, 8 अरब हो गई है, यह भी ध्यान रखना है। और एक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसके आधार पर एक बताया गया है कि हाल ही में भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की नंबर 1 जनसंख्या वाला देश बनने वाला है, यह भी आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में अगली जानकारी को देखें। प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, गौरव द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां किया गया, तो कोच्चि में किया गया। ये केरल राज्य से संबंधित है और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो यहां के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी द्वारा किया गया था। आइए अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे। हाल ही में भारत द्वारा किस देश की नौसेना के साथ वरुण द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन प्रारंभ किया गया, देखिए दिया गया पहला जापान, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा फ्रांस। यहां जो सही विकल्प होगा, क्योंकि युद्धाभ्यास से प्रश्न है, तो यहां फ्रांस के साथ आयोजन किया गया। संस्करण कौन सा होगा, तो 21वां संस्करण होगा और आपको ध्यान रखना इसका आयोजन कहां किया जा रहा है, तो चेन्नई में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें भाग कौन लेगा, तो आपको याद रखना है INS चेन्नई जो है इसमें प्रतिभाग करने वाला है भारत की तरफ से। इसी क्रम में अगर हम बात करें फ्रांस के साथ, तो फ्रांस के साथ भारत 3 तरह का युद्धाभ्यास करता है। कौन कौन सा, तो आप ध्यान रखेंगे गरुड़ युद्धाभ्यास ये वायुसेना का युद्धाभ्यास है। साथ ही साथ अगर वरुण की बात की जाए, वरुण युद्धाभ्यास की, तो ये नौसेना का है। और शक्ति युद्धाभ्यास का भी आयोजन किसके साथ किया जाता है, तो भारत और फ्रांस के साथ किया जाता है। अगर हम बात करें यहां वरुण की, तो यह वरुण का कौन सा संस्करण है, 21वां संस्करण है जो कि चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है। अब बात हो रही है युद्धाभ्यासों की, तो इंडोनेशिया के साथ भारत कौन सा युद्धाभ्यास करता है, तो गरुण शक्ति नामक युद्धाभ्यास जो है यह भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ मालाबार युद्धाभ्यास और पिच ब्लैक युद्धाभ्यास, और आप ध्यान रखेंगे कोकाडू युद्धाभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित किया जाता है। अगर बात करें जापान की, तो धर्म गार्जियन, साथ ही साथ जाइमेक्स, और आप ध्यान रखेंगे मालाबार। यह युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में आयोजित किया जाता है, तो भारत और जापान के बीच में आयोजित किया जाता है। आइए इसी क्रम में रिवीजन की सीरीज को पुनः देख लें। गूगल फॉर डूडल 2022 में प्रतियोगिता को किसने जीता था, तो श्लोक मुखर्जी के द्वारा जीता गया
था, यह भी ध्यान रखना है। बंगला महोत्सव का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो मेघालय में किया जा रहा है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग है, यह भी ध्यान रखेंगे। आइए अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखें। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितना प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण की योजना तैयार की गई है? देखिए विकल्प दिया गया, पहला 10%, दूसरा 15%, तीसरा 20%, चौथा 25%। यहां जो सही होगा यह 20% का लक्ष्य रखा गया है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय जैव नीति, राष्ट्रीय जैव नीति की, यह कब लागू किया गया था भारत में? 2018 में। कब? 2018 में। इस आधार पर लक्ष्य रखा गया था 2030 तक पेट्रोल में क्या किया जाएगा? 20% एथेनॉल का क्या किया जाएगा? मिश्रण। इसी क्रम में अगर हम बात करें, अब इस लक्ष्य में संशोधन किया गया है और 2025-26 तक पेट्रोल में एथेनॉल की प्रतिशतता कितनी प्रतिशत मिलाए जाने की घोषणा की गई है? तो 20% लगाए जाने की घोषणा की गई है, आपको ध्यान रखना है। यह कब से लागू किया जाएगा? तो 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाए जाने की। इसी क्रम में अगर बात करें कि इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए इसका एक सीधा सा असर है कि जो कच्चा तेल का आयात जो होगा ये कम होगा और यहां से जो हमारे पास एथेनॉल है इसका उपयोग आत्मनिर्भरता के रूप में की जाएगी, जो कि हमारी इकोनॉमी को क्या करेगा? बूस्ट करेगा। इसी कारण इसे कब से लागू किए जाने की घोषणा की गई है? तो 1 अप्रैल 2023 से लागू किए जाने की घोषणा की गई है। आइए इसी क्रम में रिवीजन की सीरीज को पुनः देख लें। हाल ही में आरएल कश्यप का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? किस विधा से? तो ये गणितज्ञ थे, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय जनजाति दिवस किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो 15 नवंबर को। आपको याद रखना है बिरसा मुंडा जो थे ये जनजाति थे और इन्हीं की स्मृति में गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। आइए इसी क्रम में अगले प्रश्न को देख लें। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस उद्देश्य से राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत करने की घोषणा की गई? पहला देखिए ऑनलाइन नागरिक सेवा, दूसरा पर्यावरण बुनियादी सेवा, तीसरा ए बी दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। यहां जो सही विकल्प है यह विकल्प नंबर सी सही है, ए बी दोनों। अब अगर हम बात करें ऑनलाइन नागरिक सेवा की, सरकार की यह मंशा है कि जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, साथ ही साथ बिजली कनेक्शन, अगर हम बात करें अगले जन्म प्रमाण पत्र, इन सारे डॉक्यूमेंट के लिए लोगों को लाइन लगाने की आवश्यकता ना पड़े, ये ऑनलाइन व्यवस्थाएं उपलब्ध हो जिसे नागरिकों को सुगमता या नागरिकों को सरलता प्रदान की जा सके। साथ ही साथ अगर बात करें पर्यावरणीय बुनियादी सेवा की, तो आपको ध्यान रखना है पर्यावरणीय बुनियादी सेवा से संबंधित पर्यावरण के प्रति जागरूकता और अधिक से अधिक वृक्षारोपण, साथ ही साथ जो कचरा प्रबंधन को क्या करना? उचित कचरा प्रबंधन का उचित इलाज, कचरा प्रबंधन का उचित व्यवस्था करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। अगर हम बात करें कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है अभी हम लोगों ने हाल ही में बात कर रखा है पृथ्वी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो जितेंद्र सिंह जी हैं। इन्हीं के द्वारा यह सेवा प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। इसी क्रम में हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक पहल है समुद्रयान। अब समुद्रयान से आपको ध्यान रखना है यह किस कारण? तो आप याद रखेंगे नीली क्रांति यह किससे संबंधित है? तो मछली उत्पादन से संबंधित है। इसको बढ़ावा देने के लिए मत्स्य वाहन को कितने 6000 मीटर कहां? जल या सागरों में क्या किया जाएगा? नीचे ले जाया जाएगा और वहां पर देखा जाएगा, इनकी अनुकूलता को अध्ययन किया जाएगा। आइए इसी क्रम में रिवीजन की
सीरीज को पुनः देख लें। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो 8वां है। अगला हमारा भारतीय ओलंपिक के एथलीट आयोग के रूप में कितने खिलाड़ियों को सदस्य के रूप में चुना गया है, 10 खिलाड़ियों को। उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, शरद कमल को। अध्यक्ष के रूप में एमसी मैरी कॉम को नियुक्त किया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में अगली जानकारी को देख लें। हाल ही वुमनिया ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस का सफल आयोजन कहां से किया गया। यहां देखिए विकल्प दिया गया, पहला नई दिल्ली, दूसरा गांधीनगर, तीसरा गोवा, चौथा मध्य प्रदेश। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा विकल्प नंबर ए सही होगा। यहां नई दिल्ली से प्रारंभ किया गया वुमनिया ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस का, इसी को जैम ई पोर्टल के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करेंगे किस पर आधारित है, तो महिलाओं को उद्यमशीलता की श्रेणी में लाना, या महिलाओं के या जो स्वयं सहायता समूह के बने उत्पादों की खरीदारी किस आधार पर, जो सरकारी सेवाओं में उपयोग की जाती है या सरकारों के द्वारा जो खरीदारी की जाती है, उनका उद्देश्य क्या हो जाना चाहिए, जैम ई पोर्टल से स्वयं सहायता समूहों या महिलाओं के द्वारा जो संस्थान विकसित किए गए हैं उनसे जो वस्तुएं हैं खरीदारी करने के लिए ई जैम पोर्टल का इजाद किया गया। कब, 2016 में किया गया था। अगर हम बात करें इसको, तो आपको ध्यान रखना है, इसी को आगे ले जाने के लिए वुमनिया ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस 2023 में इसे और आगे बढ़ाए जाने की घोषणा से इसे आगे लिया गया, और इसके लिए सम्मेलन कहां बुलाया गया, तो नई दिल्ली। कहां बुलाया गया, नई दिल्ली में बुलाया गया। इसे भी आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में नई दिल्ली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप याद रखेंगे। अगर बात की जाए अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहां किया गया था, तो आप ध्यान रखेंगे नई दिल्ली में। साथ ही साथ हरियाली योजना कहां से प्रारंभ किया गया, नई दिल्ली से। अगर आप याद रखें तो न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव का आयोजन कहां किया गया था, नई दिल्ली से। ड्रोन मेला का आयोजन कहां किया गया, तो नई दिल्ली में। राजपथ का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है, तो कर्तव्य पथ किया गया है, और यह भी कहां संबंधित है, दिल्ली से संबंधित है, आपको याद रखना है। इसी क्रम में गांधीनगर की बात करें, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, यहीं पे डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया। अगर गोवा की बात करें तो 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां किया जाएगा, गोवा में। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, रणजी ट्रॉफी विजेता पहली बार कौन सा राज्य बना है, तो मध्य प्रदेश बना है, यह भी ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में अगले और लास्ट प्रश्न देख लें। अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो श्रीलंका करेगा। ध्यान रखना है। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहां किया गया, तो यह हरियाणा में किया गया। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में यह 10 प्रश्नों की सीरीज यहीं समाप्त हो रही है। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर मेरे द्वारा चैनल के द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।